अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त चल रहा है उससे मालूम होता है कि इंसाफ के इस आला इदारे में कानून और उसूलन अमलन खत्म हो चुके हैं। तमाम उसूल खत्म है, उनकी जगह धड़ाबंदी ने ले ली है। धड़े एक दूसरे के खिलाफ फैसले करके सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा है। मुल्क के सबसे बड़ी अदालत तकसीम होती दिखाई दे रही है। ऐसा मालूम होता है कि एक धड़ा अपने पसंदीदा फरीक को शुभ नवाजता है तो दूसरा धड़ा शाम में उनके फैसलों को बुलडोज करके अपनी इजारादारी का सबूत मुहैया करता है। सुप्रीम कोर्ट सियासतदानों को तो बार बार कशीदगी कम करने का मशवरा देती है, लेकिन खुद इस आला इदारे का हाउस इन ऑर्डर नहीं है। सियासत में कशीदगी और इख्तिलाफ इसका हुस्न कहलाता है, लेकिन अदालती ईवानों में जब जजेस का इख्तिलाफ फैसलों की सूरत में सामने आने लगे तो इसका खमियाजा पूरी कौम भुगतती है। आज भी सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा ही फैसला सामने आया है जिसने मुल्क में जारी महाजराई को मजीद बढ़ा दिया है। इलेक्शन इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन का 22 मसला कलअदम करार देते हुए पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि आईन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज से आगे जाने की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को गैर कानूनी हुक्म जारी किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल तरमीम के साथ बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 10 अप्रैल तक फंड्स मुहैया करने का हुक्म देते हुए कहा है कि पंजाब की निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और आईजी 10 अप्रैल तक इलेक्शन की सिक्योरिटी का मुकम्मल प्लान पेश करे। विफाकी हुकूमत को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया गया है। अगर विफाक और निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की मुआवनत ना की तो कमीशन सुप्रीम कोर्ट को आगाह करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन शेड्यूल दे दिया है, जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा किए जाएंगे। अपील फाइनल करने की आखिरी तारीख 17 अप्रैल होगी और अपीलों पर नजरसानी 18 अप्रैल तक हो सकेगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को इलेक्शन निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में कहा गया है कि अदालत में दीगर मामलात को भी उठाया गया। अदालती कार्रवाई चलाने से 2 जजेस ने माजरत की। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो फैसला किया उसके हमारे बेंच पर कोई असर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस का मामला अलग से देखा जाएगा। अदालत का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अब देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी हुदूद से तजावुज किया, इख्तियारात का भी गलत इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए ना सिर्फ तारीख का तयन कर दिया बल्कि जिम्मेदारों का वाज़ेह तयन करते हुए सरकार और तमाम इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मुआवनत का हुक्म जारी किया है। 10 अप्रैल तक ना सिर्फ फंड्स मुहैया करने का हुक्म दिया है बल्कि इस बेंच यानी पंजाब सरकार से उसको सिक्योरिटी प्लान भी तलब कर लिया है। और आज इस 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करते हुए इलेक्शन तारीख के साथ साथ शेड्यूल तक अनाउंस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च का तहरीरी फैसला तो जारी नहीं किया, लेकिन आज अपने फैसले में जस्टिस मंदुखेल, मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की राय को यकसर नजरअंदाज किया है। आज मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले का भी बता दिया कि इसका इतलाक हम पर नहीं होता बल्कि एक इंतजामी मामला देखने वाले रजिस्ट्रार के जरिए मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के फैसलों को डिक्टेट भी कराना शुरू कर दिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हुकूमत तैनात करती है और उसे वापस बुलाने का इख्तियार भी हुकूमत के पास ही होता है, लेकिन इस पर चीफ जस्टिस अपनी मर्जी मुस्तरद करना चाह रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने हुफ़ाज़े कुरान को MBBS में इजाफी 20 नंबर देने का खुद नोटिस केस चंद मिनटों में निपटा दिया। ये वही केस था जिसमें काजी फायज ईसा पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने आज खुद नोटिस और आईनी अहमियत के मुकदमात पर समाअत मौखर करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर भी 6 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया, जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल हसन की बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी शामिल थे। तुरफा तमाशा यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा केस में बनाया गया बेंच का रोस्टर रजिस्ट्रार इशरत अली के दस्तखत से जारी किया गया। इस बेंच का कयाम रजिस्ट्रार की तरफ से रोस्टर जारी करना, जस्टिस एजाजुल हसन का बेंच की सदारत करना और जस्टिस आयशा मलिक जैसे जूनियर जजेस की शमूलियत, ऐसा महसूस हो रहा था कि इस बार भी मकसद किसी को खामोश पैगाम पहुंचाना था, लेकिन इन खामोश पैगामात के चक्कर में अवाम का और मुल्क का शिराजा बिखरता दिखाई देता है। दूसरी जानिब इस फैसले के फौरी बाद चंद घंटों के दौरान दूसरा कैबिनेट इजलास हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच के फैसले का जायजा लिया गया। काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतालिक फैसले को पार्लियामान की करारदाद से मुतसादिम करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है और जराये के मुताबिक इजलास में फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक़लियती फैसला, लिहाजा काबीना इसे मुस्तरद करती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल नहीं है, जिसके बाद कौमी असम्बली का इजलास हुआ और इस इजलास में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। 4 अप्रैल के जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल, भुट्टो साहब के कत्ल पर सदारती रेफ साल से अदालत में पड़ा है। आज एक बार फिर 4 अप्रैल को अदलो इंसाफ का कत्ल हुआ जो काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इन ख्यालात का इजहार पार्लियामान के फ्लोर पर किया। तारीख का जबर है कि आज 4 अप्रैल है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में कार्रवाइयां हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को
जहां पे स्पीकर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। आज वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का पार्लियामान के फ्लोर पर क्या कहना सर, वो भी आपके सामने रखता है। जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है उस पे मैं तो दुख और अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो मुल्क में जारी सियासी और आईनी बहरान नजर आ रहा है वो और ज्यादा संगीन होगा, वो और ज्यादा गहरा होगा। जनाब चीफ जस्टिस से इस्तदा की आपके घर में तकसीम है, आपके अदल के अवान में पाकिस्तान के अवाम मुख्तलिफ आरा सुन रहे हैं, अपने घर को यकजा करें। हमारी इस्तदा है कि आप इस मामले को फुल कोर्ट में ले जाएं, मासवाए उन 2 जज साहबान के जिन्होंने इस मामले में खुद रिक्यूज किया हुआ है। आप 13 रुकनी बेंच बना दें, वो जो फैसला करेगा पाकिस्तान के अवाम उस फैसले के पीछे खड़े हो जाएंगे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नोडेरो में कारकुनान से खिताब किया और उसमें जो अदलिया की तारीख है वो दोहराई है, बल्कि अगर स्याह तारीख कहा जाए जिसके अंदर मौलवी तमीजुद्दीन केस से लेके फिर जस्टिस हमीदुर रहमान तक और उसके बाद जस्टिस साकिब निसार और आज तक के तमाम तर तारीखी हवालों को रखा है। और फिर उसमें यह भी कहा है कि मौलवी मुश्ताक आज कहाँ है, जस्टिस अनवारुल हक आज कहाँ है। ये इस्तफसार बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से किया गया। वो क्या कह रहे थे जरा वो भी आपको दिखाते हैं। कोई मौलवी मुश्ताक को याद करते हो? कौन है मौलवी मुश्ताक? कहाँ दफन है मौलवी मुश्ताक? बरसी उसका होता है, नहीं होता, कब होता है? कौन है अनवरुल हक? कहाँ दफन है अनवरुल हक? बरसी उसका होता है, नहीं होता है? क्या किसी एक पाकिस्तानी को अनवरुल हक का नाम याद है? तारीख ने फैसला सुना दिया है। छोटे छोटे लोग आते हैं, वो समझते हैं कि वो फैसले सुना रहे हैं जिन्होंने सजा सुनवाया था, आज उनको कोई नहीं याद करते हैं। लेकिन कायदे अवाम को दुनिया भर में आज भी जानते हैं। पाकिस्तान का ऑनरेबल जज साहिबान ने पाकिस्तान की तारीख में कब हिस्ट्री के राइट साइड पे खड़ा होके फैसले सुनाया है और कहां कहां गैर जमहूरी फैसले, गैर आईनी फैसले। एक तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल केस जो आज तक 2012 से 2012 में सदर जरदारी ने रेफरेंस भेजा था अदालत को कि हमें इंसाफ दो। 2018 के बाद मैं खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उस रेफरेंस का हिस्से बनने की कोशिश किया और मुतालबा किया कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दो, अपने इदारे से ये दाग दिलवा दो। और आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आज भी हुकूमत वक्त रेफरेंस भेजे सुप्रीम कोर्ट, ज़रा याद दिलवा दे कि आज तक इस मुल्क के अवाम कायदे अवाम के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं। पार्लियामान में डिक्टेटरशिप कबूल नहीं कर सकते तो अदलिया में डिक्टेटरशिप कैसे कबूल कर सकते हैं? अदलिया में भी वन मैन शो नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो आज तकरीब से खिताब करते हुए कह रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को सेलिब्रेट कर रही है। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा ने ज्वाइन किया। इसी मामले पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज जो फैसला आया 3 रुकनी बेंच का, उसमें फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की और कहते हैं कि चीफ जस्टिस उबरता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पीपल बन के उभरे हैं, मतलब अवामी चीफ जस्टिस हैं। क्या वाकई अवामी चीफ जस्टिस की इस्तिलाह से आप इत्तफाक करती हैं और क्या ये पॉपुलर डिसीजन है जो आज सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने लिया? देखिए, मैं बस एहतराम इतना कहना चाहूँगी कि ये एक फ़ैसले नहीं है, ये 2 फैसले हैं। ये 2 फैसले इस तरह हैं कि एक है इस वक्त के लिए जो मौजूदा वक्त है उसमें इलेक्शन कराने हैं, उस पर उन्होंने डेट दे दी है, वो 90 डेज से अबव है। लेकिन ये 14-15 दिन का जो फ़र्क आ रहा है वो भी इनका कसूर है क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने डिली डाली किया है, इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। ये हो गई किताबी बातें। दूसरी बात कर लेते हैं कि 5 माह बाद जब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की बारी आएगी और वो वक्त अब दूर तो नहीं है, ये तो अब ऐसा तो नहीं, कोई इलेक्शन तो नहीं होने उसके लिए, तो 5 माह बाद जो हमारे इस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो आई थिंक उनका रास्ता आगे के लिए बड़ा हमें क्लियर नज़र आ रहा है। उन्होंने एक फ़ैसला अपने लिए भी मेरा ख्याल है किया 5 मंथ्स लेटर ऑन। कल आपने देखा होगा जी वकीला आए कुछ और वो बड़ा जो शोखरोश था और वो कह रहे थे चीफ तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, और बार बार कहा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवस्सुत से चीफ जस्टिस को कि आप बिल्कुल डटे रहें और हम आपके साथ हैं और आप फैसला दें और हम अमल दरामद भी हम करा लेंगे।
तो मतलब ये देखिए ना 9 मेंबर बेंच था, फिर 7 मेंबर हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 3 हुआ, और आपके अभी तक ये यही तय नहीं है कि आपकी जो मेजॉरिटी है वो क्या फैसला रखती थी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये आईनी जो खिदमत पेश है हमारे सामने, जो खिदमत की है मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने, उनकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन ये भी ज़रा मेहरबानी फरमा दें कि एक नोट ये भी लिखवा लें इमरान खान साहब से कि मैं आगे धमकी पे नई असेंबलियाँ तोड़ूंगा। मैं आइंदा ये कोई इनसे एक सवाल ये तो पूछ ले कि ये आया, ये जो आईनी बहरान है, ये जो अदालती बहरान है, ये बहरान कहाँ से शुरू होता है? वो वहाँ से शुरू होता है जहाँ से आपने असेंबलियाँ तहलील की थी, असेंबलियाँ तोड़ दी थी, और किस तड़ी पे तोड़ी थी, क्या धमकी थी आपकी, क्या डिमांड थी आपकी। अब आपने इसलिए तो नहीं तोड़ी थी इलेक्शंस हो जाएंगे 90 दिन में इसलिए हम तोड़ रहे हैं, आपने तो इसलिए तोड़ी थी कि आपको पूरे जनरल इलेक्शन साथ मिल जाएंगे, वो तो हुआ नहीं। तो कोई ये भी पूछ ले कि ये कौन सा आईनी इक़दाम था। मुझे याद है जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने एक बड़े क्वेश्चंस रेज किए थे, वो ही नहीं रहे बेंच का हिस्सा। और उस वक्त आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने खुद ये सवाल उठाया कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली थी। आज इमरान खान साहब और उनके हवारी ये ट्रेंड ट्विटर के ऊपर बनाते हैं कि वी स्टैंड विद सीजेपी, हम चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल के साथ खड़े हैं। फिर फवाद चौधरी साहब ये ट्वीट करते हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पीपल हैं, अवामी चीफ जस्टिस है और पॉपुलर। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये अवामी चीफ जस्टिस की इस्तिलाह ठीक है? ये पॉपुलर डिसीजन, अदालतें पॉपुलर डिसीजन लिया करती हैं या आइन और कानून के तहत डिसीजन लिया करती हैं? देखिए, वो आपने देखा होगा कि जो हमारे जो वो मीज़ान है, वो उसको जिस तरह स्केल्स हैं हमारे, उसमें जो खातून है उन्होंने पट्टी बांधी हुई है, और वो पट्टी जो है मेरा ख्याल है वो एक तरफ से उठा के देखा गया है इस फैसले में। मैं अगर बहुत सादा अल्फाज में कह सकूँ और मुझ पर कंटेम्प्ट ना लगे, क्योंकि ये फैसला आ चुका है, इस पर मेरी राय में मुझे हक है मैं अपनी राय का इजहार करूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि देखिए अवामी फैसला क्या होता है। आपके सुप्रीम कोर्ट में तो इत्तेहाद है नहीं, फैसला अवामी हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसकी मनाफी है। बाकी जो आपके जजेस साहिबान हैं, क्या वो आइन के मुतसादिम फैसले करेंगे? क्या वो आइन के साथ नहीं खड़े हैं? क्या वो आपसे कम काबिल हैं? क्या वो आपके मतलब एक सुप्रीम कोर्ट होता है जी, सुप्रीम कोर्ट का बेंच होता है, चीफ जस्टिस का बेंच तो हमने बना दिया ना। चीफ जस्टिस का इख्तियार है बिल्कुल, अभी तक तो यही इख्तियार है। तो क्या ये इख्तियार कभी भी किसी वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है? और इतना मुतनाज़े हो गया वो जब मामला, तो इसमें क्या हर्ज था? वो जो कल अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा कि चले 9 मेंबर छोड़ दें, आप वही 7 मेंबर्स के साथ दोबारा कर लें, फुल कोर्ट भी छोड़ दें, आप 7 मेंबर्स को लेके बैठ जाएं, उसके बाद ये फैसला दे दें। वो भी नहीं माने। क्यों नहीं माने? तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो बदनीयती है। तो ये अवामी फैसले अगर अवामी है तो ठीक है, अवाम इससे खुश है, लेकिन आपके जस्टिस साहिबान तो खुश नहीं है। पहले तो आप वहां देखिए कि डिवीजन कब से शुरू हुई है, और ये हम डिवीजन इस केस की वजह से नहीं है, डिवीजन बहुत पहले से है, और इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर है जो आज हमें ये डिवीजन तो जस्टिस साकिब निसार के दौर से है। जिस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा को 2014 के अंदर एक सो मोटो जो लिया गया उस वक्त एपीएस के ऊपर, उसमें बेंच से अलहदा किया गया। तो ये डिवीजन तो बड़ी पुरानी है। मैं इस डिवीजन ऑफ बेंच के ऊपर आता हूं, लेकिन उससे पहले वफाकी हुकूमत ने इस फैसले को मुस्तरद किया है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की है, फुल कोर्ट बनाने की -2। तो क्या हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन पर अमल नहीं करेगी तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई को भुगतेगी? ये आईनी मामला है और कानूनी मामला है, इस पर मैं नहीं चाहती मैं अपनी राय दूं, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि अब जो है फुल फ्रंटल वॉर शुरू हो गई है। क्योंकि यहाँ पर होता था कि पहले एक फैसला आता था, फिर 2-3 दिन इंतजार होता था, फिर उसके ऊपर कोई रिएक्शन आता था, लोग जरा नपे चले अल्फाज में बात करते थे, लेकिन आज बहुत आया हो गया है मामला, उनके रिएक्शन आपके सामने है। और ऑफकोर्स ये भी बड़ी ट्रेजेडी है कि आज 4 अप्रैल है। आपको याद होगा 2 तारीखें हैं, 4 अप्रैल 1979 है, फिर 4 अप्रैल 2017 है। ये दोनों हमारे सामने हैं, ये कोई हिस्ट्री के ढके छुपे तो है नहीं। और देखिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अगर आइन ये कहता है तो क्या मेरे जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं जो इस बेंच का हिस्सा नहीं है, जो बाकी लोग हैं, क्या वो आइन के खिलाफ खड़े हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, अगर लाइन इतनी क्लियर है तो क्या आप आइन के साथ हैं और वो आइन के खिलाफ है? क्या ये हुकूमत जो है वो आइन के खिलाफ है और ऑपोजिशन आइन के साथ है? ये कौन सा आइन है जो कहता है आप तोड़ दीजिए असेंबलियां, मैं तोड़ दूंगा तो तोड़ दे? जब उस वक्त क्यों नहीं सुओ मोटो लिया जब इमरान खान बार बार कहते थे मैं असेंबलियां तोड़ने जा रहा हूं? ये कौन सा आईनी इक़दाम था? ये कहां आपको हक हासिल है कि आप आइन में ये आपने कौन सा आइन पढ़ा हुआ है? ये कौन सी आइन की खिदमत हो रही थी? ये तो इमरान खान के लिए खिदमत हो रही थी, आज भी हो रही है। आपको सर्व करने के लिए अब होगा क्या? एक सादा सा पाकिस्तानी जानना चाहता है कि ये अब वजीर आजम वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, यानी ये एग्जीक्यूटिव वर्सेस इस रियासत का एक इंपॉर्टेंट इदारा अदलिया है, या आपको लग रहा है कि अदलिया वर्सेस अदलिया यानी ब्रदर जजेस वर्सेस चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल होने जा रहा है?
देखिए मेरा ये ख्याल है, और अगर मैं ज़ाहिर है आई कांट लाइक फोरसी कि क्या होगा, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उससे मेरी लकी गेस तो यही होगी कि ये जजेस साहिबान जो मेजॉरिटी में हैं, जो कि खिलाफ है इस फैसले के, जो इस सुओ मोटो के नोटिस के भी खिलाफ हैं, इस केस को सुनने और समाअत करने के लिए भी खिलाफ हैं, वो जजेस साहिबान जो है वो हेल्प करेंगे हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत उनके सहारे सामने आई है। अगर ये डिवीजन ना होती तो हुकूमत में भी इतनी हिम्मत ना होती। तो ये मामला अंदर से ही उठेगा और जाहिर है इसको बैरूनी सपोर्ट भी मिलेगी। बैरूनी का मकसद है कि पार्लियामेंट से भी मिलेगी। अब पार्लियामेंट भी डट के खड़ी हो जाएगी और पार्लियामेंट को जिस तरह से बार बार पार्लियामेंटेरियंस को कहा जा रहा है कि कल इजलास भी तलब हो गया है, कल क्या होने जा रहा है, क्या कोई आईनी तरमीम लाई जा सकती है, क्या हो सकता है, किस तरह से 2/3 मेजॉरिटी लाई जाएगी, क्या जो आपकी वेकेंट सीट्स है वो कैसे होंगी। और देखिए बड़ी आसान सी बात है रेहान साहब, ये नहीं हो सकता जो आज तारड़ साहब ने कहा वो बड़ी बुनियादी बात है कि आप नेक्स्ट जब जनरल इलेक्शंस करा रहे होंगे तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, और ये बड़ी मजाहिया बात है कि खैबर पख्तूनख्वा इस फैसले में कहीं नहीं है, उनके लिए कोई डेट नहीं है, क्योंकि वहां आइन का जो है वो इर्तिकाब नहीं होता। आइन का इर्तिकाब सिर्फ पंजाब की हद तक है और उसके बाद वहां जो है वो आइन जो है थोड़ी देर बाद आएगा। अब ये नई पिटीशन दायर करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के लिए, मतलब तख्ते पंजाब तो इन्होंने लेना था, इनकी बदनीयती और किस तरह जाहिर होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलमिया यही है, वो जिसके पीछे खड़े हो जाए वो मुतनाज़ ही हो जाता है। इसलिए मेहरबानी करके किसी के साथ ना ही खड़े हुआ करें, बल्कि जिसकी ये बुराई करते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी मजीद बढ़ जाती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट से पहले कर देते हैं। आपको याद होगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट से पहले क्या कंट्रोवर्सी की गई। अब तो डेटा लीक के अंदर भी वो स्टोरी खुलकर सामने आ गई है। अभी पता ही नहीं कि जस्टिस काजी फायजीसा सीनियर मोस्ट है और उनको अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री होना है। उससे पहले ही जिस तरह की स्मेयर कैंपेन शुरू हो गई है सोशल मीडिया पर जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ, इज इट जस्टिफाइड? ये भी नोटिसेबल है। नहीं, it is not justified. How can anything be justified? मैं तो समझती हूँ बंदियाल साहब के हवाले से भी कोई ट्वीट्स नहीं होनी चाहिए, बंदियाल साहब का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, ना ही उनके खिलाफ कोई स्मेयर कैंपेन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने अहकामात और अपने फैसलों से अगर आप ये बावर करा रहे हैं कि आप खुद ही अपने आप को मजाक बना रहे, देखें अब जो ट्विटर पे हो रहा है अफसोसनाक है, और जो बंदियाल साहब के हवाले से हो रहा है मुझे लगता है वो ज्यादा अफसोसनाक है। काजी फायजीसा की तो आपको एक नजर आती है, बुग्ज है उनके लिए, और वो आप मुझे बता दें, चलें जस्टिस काजी फायजीसा को भी छोड़ दें, आप मुझे बता दें जस्टिस सरदार तारिक मसूद का क्या मसला है, उनके साथ क्या तकलीफ है? वो तो थर्ड मोस्ट सीनियर है ना, उनको ही किसी बेंच का हिस्सा बना लेते। आज भी जो बेंच है जो फायजीसा साहब के केस के लिए बैठा, जो आपको पता है हाफिज कुरान वाला मामला था, 20 नंबर वाला मामला, उसको कैसे 5 मिनट से कम में फारिग कर दिया गया। 6 मेंबर बेंच बना। अगर उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी, अगर 184(3) के हवाले से उनके फैसले की कोई हैसियत ही नहीं है, तो फिर आपने फुल बेंच बना के इसको क्यों फारिग किया, इस केस को खत्म क्यों किया? तो आपके तो कॉल और फेल में जिस तरह इमरान खान साहब के तजाद रहा है माजरत के साथ, तब तो अदलिया में ये बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। और अदलिया कह के मेरा ख्याल है पूरे सारे को नहीं कहना चाहिए, इस बेंच के हवाले से हम जरा प्रिसाइज हो जाते हैं, इस बेंच पे मसला है। आज इस बेंच के दिए हुए फैसले से अगर मैं ये कहूं कि एक तीर से 3 शिकार हुए हैं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। पहला शिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको किया गया। दूसरा जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह के इख्तलाफी नोट्स को उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट बात जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन का वो फैसला है जो हुफाज कुरान के 20 नंबरों से मुताल्लिक केस के अंदर उन्होंने रिमार्क्स दिए थे, वो भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। 6 रुकनी लार्जर बेंच तो बाद में बना, उससे पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर के जरिए से एक जुडिशियल ऑर्डर को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई। तो आपको नहीं लगता कि अल्टीमेटली ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ये जुडिशियल ऑर्डर्स है, इनको जो अंडरमाइन करने की कोशिश की है, इसके इंप्लीकेशंस बड़े दूररस होंगे? देखिए मसला यही है कि जो इदारे होते हैं ना वो अपनी शख्सियात से माने जाते हैं, और इदारों की जो मजबूती होती है वो जो फ़र्द वाहिद होता है उसका भी बुनियादी तौर पर उसमें किरदार होता है। आप मुझे बता दें, एक बड़े पॉपुलर थे हमारे साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब, उनकी बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन थी। आज चीफ साहब हैं, एक साकिब नसार थे जो डैम बनाने गए थे और उसके बाद ही डिडंट गिव अ डैम, और वो फैसले देते रहे। तो मतलब ये तमाम तर लोग जो हैं इन्होंने अदलिया को ही मुतनाज़ बना दिया है। ये हकीकत आप नहीं जुटला सकते कि अब कोई सेक्रेड काउ नहीं रह गया इस मुल्क में। थैंक्स टू इमरान खान साहब, हम सब ने इदारों को भी मलाइन कर दिया है, इदारों को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया है। ये जो प्रोजेक्ट इमरान था ये अपने साथ बहुत कुछ लाया है और बहुत कुछ लेके जाएगा। सबसे ज्यादा हमारी अदलिया की क्रेडिबिलिटी ले गया है, फौज की इंडिपेंडेंस ले गया है, इस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी ले गया है, इस मुल्क में आजादी राय ले गया है, और सबसे ज्यादा जो हमें दे गया है वो है बिल्कुल एक टोटलिटेरियनिज्म नजर आ रहा है, एक बिल्कुल ही पोलराइज्ड सोसाइटी है। आज आप जाएं इलेक्शन कराने, मुझे बता दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या पेट्रोल बम लेकर आएंगे और जिस तरह से धावा बोल देंगे, मुझे तो यही लगता है कि इनका अमल दरामद तो यही होता है। और अगर ये कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब के 2 प्राइम मिनिस्टर्स घर जा चुके हैं, तीसरा भी भेज देंगे, मतलब ये कोई मतलब आपका अपना ही कानून है, आपका अपना ही आईन है। अच्छा सर, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन से मुतालिक डिसीजन तो आ गया,
लेकिन सादा सा सवाल है, आप 14 मई को इंतखाबात होते हुए देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस डिसीजन? नहीं, मैं नहीं देख रही हूँ, लेकिन मैं जो देख रही हूँ वो उससे भी ज्यादा अलमनाक है। मतलब अगर ये इसी रविश पर चलते रहे और इसी अना और जिद की बुनियाद और भेंट चढ़ता रहा, ये मुल्क मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आप प्लीज, मैं कह रही हूँ कम से कम आप देखिए ना, किसी के रिमार्क्स ना लेना। क्या वो रिमार्क्स कंसिडर होंगे जो अक्यूजेशन देने थे? क्या वो रिमार्क्स कंसिडर हुए जो अटॉर्नी जनरल ने दिए थे? जिनको आपने सुना उनको आपने अनसुना कर दिया, और जिनकी कोई बुनियादी बात हो सकती थी वो आपने अनसुनी कर दी। कम से कम फेयर ट्रायल तो दे दे, फैसले पर जो भी दे, एक फेयर ट्रायल का तो हक है ना। हमें तो नहीं पता कि आईनी और गैर आईनी क्या है, आम लोगों को नहीं पता। लास्टली वेरी क्विकली, अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो क्या इमरजेंसी होगी, मार्शल लॉ होगा? मेरे मुंह में खाक। मेरा नहीं ख्याल, नहीं, मेरा ख्याल है कि मार्शल लॉ जिस हद तक आ सकता था वो इस मुल्क में आ चुका है, और अभी भी एक मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन ही है। एक इदारा उनके पीछे, एक इदारा इनके पीछे, यही मामला चल रहा है। तो यहाँ जमहूरियत जाना हो, वहाँ मार्शल लॉ के खतरात नहीं होते, वहाँ मार्शल लॉ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहब आपके वक्त के लिए। तजियाकार सना बुच्चा साहब हमारे साथ मौजूद थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच का फैसला है। क्या ही अच्छा होता कि ये फैसला लार्जर बेंच या फुल कोर्ट का फैसला होता जो तमाम फरीकैन को काबिल कबूल भी होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मजीद महाजराई है, सियासी बहरान भी दिखाई दे रहा है, आईनी बहरान भी दिखाई दे रहा है। सूरत हाल कुछ ऐसी है जैसी 2018 भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी कि एक चीफ जस्टिस जो अगस्त 2018 में आता है, अक्टूबर 2018 तक उसका टेन्योर रहता है। 11 महीने का ये टेन्योर 4 माह बाद ही इतना मुतनाज़े हो जाता है, इतना कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि अल्टीमेटली उसी कोर्ट के अपने जजेस उसी चीफ जस्टिस के अगेंस्ट खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, खत भी लिखते हैं। क्या नतीजा निकलता है, ये तारीख आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आजकल भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मरकंडे जेरे बहस हैं, जिनका बयान जेरे गर्दिश है, जिसमें वो दावा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का आईन पढ़ रखा है और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जारी इलेक्शंस केस सिर्फ 5 मिनट में हल हो सकता है। अब मरकंडे काटचू साहब शायद ये भूल गए हैं कि आज से 4 साल कबल भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरह के हालात से गुजर रही थी। वो केस क्या था, भारतीय सुप्रीम कोर्ट को क्या चैलेंज दरपेश था, जरा वो आपके सामने रखते हैं। हुआ कुछ यूं कि 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस चिलबशोर, रंजन गोगोई, एमबी लोकर और कोरियन जोसेफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ जस्टिस की मुखालिफत की थी, और वो चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, जो अगस्त 2018 में बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट तैनात होते हैं। अक्टूबर 2018 के अंदर ही, यानी अक्टूबर 2018 तक 11 माह तक वो चीफ जस्टिस भारतीय सुप्रीम कोर्ट रहते हैं, लेकिन उनके 4 महीने के अंदर ही, यानी चीफ जस्टिस तैनात होने के 4 माह के अंदर ही इतने मुतनाज़े फैसले होते हैं, इतना मुतलकुल अनान खुद को समझते हैं, बेंचेस अपनी मर्जी के बनाते हैं, ऐसे केसेस में जमानतें दे डालते हैं जिसके अंदर जमानत पॉसिबल ही नहीं होती, और फिर जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको पसे पुश डालकर जूनियर मोस्ट जजेस को बेंचेस का हिस्सा बनाया जाता है। ये वो एलिगेशंस होते हैं कि जिस पर खुद इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जजेस सामने आते हैं। जजेस ने जो मामलात उठाए थे वो हसास किस्म के मुकदमात और दीगर नौयत के केसेस के सिलसिले में की जाने वाली मनमानी थी, जिसके खिलाफ एहतजाज किया गया था। इस पर इंडियन पार्लियामान के बजट इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ मुआवजे की तहरीक लाने पर गौर किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीताराम पिचोरी ने बयान में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के मीडिया में आने से जो बहरान पैदा हुआ वो भी खत्म नहीं हुआ। इस मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के मुखालिफत में मुआवजे की तहरीक जरूरी है। जनाब दीपक मिश्रा पर इसी तरह का इल्जाम आयद किया गया था जो आज हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर लगाया जा रहा है। भारतीय पार्लियामान की जानिब से एतराज लगाया गया कि अदलिया में पसंदीदा जजेस को मखसूस केसेस देने के साथ साथ अहम मुकदमात भी जूनियर जजेस को दिए जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जब तक अदालती ज़ाब्ता कार की पासदारी नहीं की जाएगी तो मुल्क में जमहूरियत नहीं रहेगी। लेकिन फिर भारत के नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने भारत के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ मुआवजे की तहरीक लाने वाली तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के अटॉर्नी जनरल के विनो गोपाल और आइन के माहिरीन से बातचीत के बाद नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने कहा था कि सीजीआई के खिलाफ आयद करदा इल्जामात बेबुनियाद पाए गए हैं, जिसके बाद यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई थी। यूं यह मसला तो हल हो गया, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए खुद भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अहम किरदार अदा किया था। जज ने आपस में बैठकर इस मामले को हल किया था और तजावीज़ से हुकूमत वक्त को आगाह किया था। क्या हमारे केस में यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके ब्रदर जजेस एक साथ एक टेबल पर बैठने को तैयार हो जाएंगे? क्या वो हुकूमत को कोई मशवरा प्रपोज करेंगे? क्या मामले का हल निकल आएगा? क्या वाकई इसका हल फुल कोर्ट में है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आज 4 अप्रैल है और 4 अप्रैल को एक जुडिशियल मर्डर का तस्करा होता है। 4 अप्रैल 1979
जब कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्ता-ए-दार पर झूल गए थे। आज 4 अप्रैल, वही 4 अप्रैल जिसे आने वाली कई नस्लें ज़रूर याद रखेंगी। आज भुट्टो साहब की बरसी का दिन है, जिन्हें 4 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। ये ऐसा अजीब फैसला था जिसके बोझ से आज भी हमारे तराजू के पलड़े बराबर नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और सिंध का एक वडेरा था, मगर हैरानकुन तौर पर गरीब, हारी और मजदूर का लीडर था। उन्होंने अपने सियासी तदब्बर और सफारती सलाहियत को बरवेकार लाकर एक टूटे फूटे मुल्क को उठाया, इसे असरे नौ अपने पाँव पर खड़ा किया और 93,000 जंगी कैदियों को रिहा किया और मुल्क की 5,000 स्क्वायर मील जमीन दुश्मन के कब्जे से वागुजार कराई। जंगज़दा और मार्शल लॉ ज़दा मुल्क को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहला मुतफ़िका आइन दिया। मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए जौहरी प्रोग्राम का आगाज़ किया और मईशत और सनत की मजबूत बुनियाद रखी। हक़ की राय दहिंदी, ज़रई इस्लाहात, मसावात, हर किस्म का इम्तियाजी सलूक का खात्मा, ख़वातीन और माशरे के कमज़ोर तबकात को ताकतवर बनाना जैसे इक़दाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तुरा इम्तियाज़ है। बेमिसाल खिदमात और अपने नजरिए पर कोई समझौता ना करना ही वो असबाब है जिसकी वजह से अवाम के दिलो ज़हन में आज भी भुट्टो जिंदा है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने असम्बली में खड़े होकर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तहसीन पेश किया। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। काबीना में आज ये फैसला हुआ कि वो जो रेफरेंस 12 साल से पड़ा है वो उसके ऊपर अमल होना चाहिए और फुल कोर्ट बैठ के ये फैसला करे, क्योंकि खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से अब ये बात पूरी दुनिया में इसका अच्छी तरह इसका शऊर है कि इट वाज अ जुडिशियल मर्डर। आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है, लेकिन कहीं कोई मातम नहीं है, क्योंकि इसके अफकार और नज़रिए पर चलने वालों ने इसे आज भी जिंदा रखा हुआ है। लेकिन अदालत जहाँ से इसकी मौत का परवाना लिखा गया वहाँ आज भी इंतशार है, आज भी वैसा ही गुमगू है, वैसा ही इख्तलाफ है। आज वज़ीर कानून ने भी भुट्टो साहब की फांसी पर रेफरेंस भेजने का फैसला किया। आज काबीना ने यह फैसला किया कि उसकी फिल फौर समात के लिए काबीना के हुक्म के ताबे वजारत कानून अदालत उज़्मा को चिट्ठी लिखे, ताकि मेरे शायद इसी बहाने मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत इकट्ठी बैठ जाए और वो सारे इकट्ठे बैठ के तारीख साज गलती का मदावा कर सके। भुट्टो साहब की शहादत को आज 44 साल गुजर गए, लेकिन आज भी पार्लियामान में यह बहस हो रही है कि अदलिया के फैसलों की कीमत कौन अदा करेगा। अगर मुल्क की सियासी तारीख देखी जाए तो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस 1955 से लेकर 1958 में जो मार्शल लॉ होता है, मुल्क में कू होता है, उसको भी अदालतें लेजिटिमेट करती हैं। लेजिटिमाइज अदालतों की तरफ से किया जाता है। वो 1958 के अंदर हो, वो 1977 के अंदर हो या 1999 के अंदर हो और फिर 1979 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बेशक जुडिशल मर्डर हो। उसके बाद आज की इस सदी के अंदर साकिब निसार के फैसलों को याद किया जाता है, इफ्तिखार चौधरी के फैसलों को आज भी याद किया जाता है। आज भी हम आसिफ सईद खोसा की बात करते हैं और आज इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, इस सारे क्योस, इस सारे फस का एक ही हल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद उसके तमाम तर जजेस एक टेबल पर बैठे और मिलकर एक कंसेंसस डेवलप करें। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुल्क की माशी सूरत हाल पर इस वक्त क्या हो रहा है, जरा उसकी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। आज पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है। डॉलर तारीखी रिकॉर्ड कायम कर रहा है, शरह सूद बढ़ती जा रही है जिसने कारोबारी अफराद को डुबो दिया है। महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी है, लेकिन इस तबाही की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत को तमाम तर तबाहियों का जिम्मेदार गर्दानती है। ऐसा इमरान खान ने अपने दौर में किया और यही अब शहबाज शरीफ कर रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि अंदरूनी और बैरूनी माहिरीन इक़्तिसादियात इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि पाकिस्तान की माशी मुश्किलात का आगाज़ 2018 में हुआ, जो अब तक जारी है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा कहना है अमरीका के मशहूर मारूफ जरीदे टाइम का, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तस्वीर अपने ताज़ा शुमारे के सरे वर्क पर शाया की है, जिसमें उनका बताना था कि इमरान खान ने हुकूमत कायम करने के लिए बार बार ये कहा था कि वो साबिका हुक्मरानों की तरह गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार नहीं करेंगे और ना ही वो भीख मांगेंगे। लेकिन उन्होंने दौरे इक़्तिदार में आने के कुछ अरसे बाद ही IMF के साथ $6 बिलियन का सख्त तरीन मुआहिदा किया। टाइम मैगजीन में यह भी बताया गया है कि इमरान खान के दौर में कोरोना के बायस इंतजामी और फिर तेल की बढ़ती हुई कीमतों ने मुल्की मसाइल को और गंभीर बना दिया, जिसको ठीक करने के लिए इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोई काम नहीं किया गया। टैक्स कलेक्शन इंतहाई कम रही। 2021 तक का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि पाकिस्तान में सिर्फ 2.1% अफराद ने टैक्स दिया, जो कि सिर्फ बालिग अफराद के 1% पर मुश्तमिल है। इस इंटरव्यू के दौरान इमरान खान की ज़हादत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। उनका कहना था कि किसी शख्स ने कभी इस्टेब्लिशमेंट को इतना नहीं डराया जितना मैंने डराया। इसके अलावा इमरान खान ने यह भी कहा कि अवाम की अक्सरियत मुझे वापस लाना चाहती है, तो ये माफिया और फौज मुझे कैसे बाहर कर सकती है। यानी आलमी जरीदे इमरान खान की
जो मिस मैनेजमेंट है, पुअर परफॉर्मेंस है और बैड है, उसकी मिसालें पेश कर रहे हैं। और इमरान खान इस बात पे खुश हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बहुत डराया है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।